गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 26 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं, ये 5 टास्क, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% ही सफल होते हैं, तो हमें उस 1% में आना है। डेली ये 5 टास्क फॉलो करना है 21 डेज़ तक मिनिमम, और ख़ुद को ईमानदारी के साथ 5 में से जितना नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली फॉलो करना है, डेली याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज यहाँ पे 4 सिंपल रूल हैं, यानी कि 4 सिंपल नियम है यहाँ पे। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है, वेक अप अर्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जल्दी उठने की कोशिश करिए आप। देखिए दोस्तों, जिस दिन आप सबसे पहले उठते हो, सबसे पहले मतलब कि 5 बजे, अगर आप 5 बजे सुबह उठ जा रहे हो तो फिर आप समझ जाओ कि आप बहुत लोगों से आगे हो, क्योंकि बहुत लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं 8 बजे 9 बजे। और सोचिए आपके दिन की शुरुआत अगर आप 5 बजे उठते हो और बस फ्रेश व्रेश होकर के आप अगर 6 बजे पढ़ने बैठ जा रहे हो, तो आपकी दिन की शुरुआत उन लोगों से 2-3 घंटा पहले ही हो चुका है। तो फिर आप पूरे दिन में उन लोगों से 2-3 घंटा जो ज़्यादा पढ़ोगे वो आप उनसे ज़्यादा गेन कर रहे हो। तो आप इसीलिए वेकअप अर्ली, सुबह उठने की कोशिश करिए। ओके, देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, वर्क हार्डर देन यू थिंक यू डिड येस्टरडे। यानी कि आपको हर पिछले दिन से बेटर, यानी कि और अच्छे तरीके से मेहनत करना है। जैसे कि आपने कल 10 चैप्टर पढ़ा है, तो आज आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 11 चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको अपना बेस्ट वर्जन मतलब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपना बेस्ट वर्जन मतलब कि जैसे कि आप जो कल थे उससे बेटर आप आज बनने की कोशिश करो। इसलिए कहा जाता है कि आपकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, खुद से होनी चाहिए। कैसे, मी वर्सेस मी, यानी कि खुद की लड़ाई खुद से है कि मुझे कल से बेहतर बनना है, अपने आप को कल से बेहतर बनाना है। आगे देखिए अगला क्या है, नेवर गो मोर देन 3 डेज विदाउट एक्सरसाइज। देखिए कुछ लोग से क्या होता है कि एक्सरसाइज डेली नहीं हो पाता है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ठीक है, चलता है, बट 3 दिन से ज़्यादा ना हो। 3 दिन के बाद आपको कुछ न कुछ एक्सरसाइज अपने शरीर से ज़रूर करना चाहिए, वरना आपका शरीर लेजी होता चला जाएगा। आप कुछ भी कर लो, फिर आपके अंदर से फुर्ती नहीं आने वाली है। तो बहुत करके आप 3 दिन आराम से बैठ सकते हो बिना किसी एक्सरसाइज के, बट आपको 3 दिन बाद तो करना ही करना है। बट सबसे अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, अगर आप डेली फॉलो करो 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज, जो कि हम डेली बात करते हैं, जो हमारा 21 डेज़ का चैलेंज है। इसलिए हम कहते हैं डेली आपको एक्सरसाइज करना है 15 से 30 मिनट। ये आपकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल का एनर्जी देता है। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, मेक टाइम टू रीड एवरी सिंगल डे। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन पढ़े, फिर 4 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर पढ़ने बैठे। ऐसा नहीं, आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, बट डेली पढ़ना है। यानी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है डेली पढ़ने का। इससे आपका वो पढ़ने का जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छे से बना रहेगा। और हैबिट होना पढ़ाई का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। तो ये जो 4 नियम है, ये अगर कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर लेता है तो फिर उसका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। बिल्कुल उसको सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। तो अगर आप ये 4 नियम फॉलो कर लोगे तो फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फॉलो हो पाए तो बहुत ही अच्छे से फॉलो करिएगा, आप में बदलाव अच्छे से दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न क्या है। पहला है, किस राज्य में होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक का नाम लिखना जरूरी बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है, आपको देख लगता होगा कि ऐसे प्रश्न कहाँ से आएंगे। देखिए जो हमारे प्रश्न में, जैसे कि मान लीजिए कोई पेपर होता है, उसमें जीएस पूछता है ना, तो जीएस में आप लास्ट में देखते होगे लिखा होगा विविध। क्या लिखा होता है, विविध। इसमें जो विविध मतलब कि इसमें कुछ भी दे सकता है आपको, तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे प्रश्न को भी टैकल करते हुए चलते रहना है। तो बताना है आपको कि किस राज्य में होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक का नाम लिखना जरूरी बनाया गया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे बनाया गया है, ए यूपी में। यूपी में बनाया गया है ये नियम। यूपी के सीएम कौन है इस समय, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। भारत में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किस राज्य ने किया है, त्रिपुरा ने किया है। किसने, त्रिपुरा ने। देखिए यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि
त्रिपुरा में वो कौन कौन से 2 उग्रवादी संगठन थे। देखिए, पहला संगठन था नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये पहला संगठन था। और दूसरा था, उसका नाम था आल, यहाँ पे ऐसे आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये 2 क्या थे, वहाँ पे उग्रवाद का 2 संगठन था जिन्होंने अपना गोला बारूद सब एक साथ ला करके समर्पण कर दिया है सरकार के सामने। तो इसलिए ये माना जा रहा है अब कि कौन सा राज्य बना है जो उग्रवाद मुक्त हो गया है, तो वो है त्रिपुरा। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बेसिक अंतर पता होना चाहिए कि उग्रवाद और आतंकवाद में क्या अंतर है। देखिए, उग्रवाद जो होता है इसमें जनता का समर्थन होता है। जनता का समर्थन क्यों? क्योंकि उग्रवादी वही होते हैं जो किसी मांग को लेकर के अड़े होते हैं, अपने लोकल एरिया की मांग को लेकर के, तो उन्हें बोलते हैं उग्रवाद। और जो आतंकवाद होते हैं, आतंकवाद, वो इसीलिए अंतर होता है इन दोनों में कि यहाँ पे जनता का समर्थन नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। उग्रवाद की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि हमारे भारतीय इतिहास में 3 नेता थे जिन्हें उग्रवाद का मेन चेहरा मानते थे। तो वो कौन थे? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय जी, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक जी, और पाल जो थे वो थे बिपिन चंद्र पाल जी। देखिए, यहाँ पे इनका उग्रवाद का जो सिस्टम था वो ये था कि हमें सरकार का, यानी कि उस समय के जो अंग्रेज सरकार थी उसका कोई भी समर्थन नहीं करना है, हमें बिल्कुल अडिग रहना है। और वहीं पे जो नरम दल थे हमारे इतिहास में, नरम दल, उनका ये मानना था कि हम सरकार का सहयोग करते हुए उनसे अपनी आज़ादी की बात करेंगे। बट जो उग्रवाद थे उस समय के, लाल, बाल, पाल, ये जो मेन जो चेहरे थे, ये कहते थे कि नहीं, सहयोग नहीं करना है, हमें बिल्कुल डट करके हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। तो ये था हमारा नरम दल और गरम दल। आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, हिस्ट्री में हमेशा आता है बार बार, कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था। तो वो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो कांग्रेस था वो बट गया था किसमें? नरम दल में और गरम दल में। तो ये इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि भारत में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है? तो त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है दोस्तों, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किए जाने को मंजूरी दी गई है। यानी कि अब पुणे एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाएगा ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो क्या नाम रखा गया है? ए, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, यानी कि अब इनके नाम पे रखा जाएगा पुणे एयरपोर्ट का नाम। तो ये पर्सनालिटी न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए कि इनका संबंध किस समय से है, ये क्या थे ये। ओके, देखिए, ये जो मेन इनका नाम ये है तुकाराम जी, ये थे दोस्तों 17वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के। यानी कि ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे औरंगजेब और शिवाजी, इनके ये समकालीन थे। तो ये जो साउथ में, साउथ इंडिया जो अपना भारत था, वहाँ पे साउथ इंडिया में ये क्या करते थे? भक्ति आंदोलन के समर्थक थे, भक्ति आंदोलन को फैलाते थे तुकाराम जी। तो आपको पता होना चाहिए। और अगर इनका मतलब अगर न्यूज़ में है तो इनका अगर जन्म पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म हुआ था 1608 में। कहाँ पे? पुणे में हुआ था। और अगर ये पूछे कि इनकी मृत्यु, तो वो हुआ था 1650 में, यहीं पुणे में ही। ये इनका बेसिक जानकारी था, हमें पता होना चाहिए तुकाराम जी के बारे में, क्योंकि अभी न्यूज़ में इनका नाम है तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, टेनिस में किस टीम ने लेवर कप अपने नाम किया है? बताना है आपको कि टेनिस में किस टीम ने लेवर कप अपने नाम किया है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसने किया है? बी, टीम यूरोप ने। देखिए, अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जा रहा है तो ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि लेवर कप अभी न्यूज़ में है, तो आपको ऐसे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, या फिर सिंपली पूछ देगा कि लेवर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, कि टेनिस से? तो ध्यान देना है कि टेनिस से संबंध है लेवर कप का। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की ज़रूरत है। तो किसने जीता है? टीम यूरोप ने, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है,
हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? किस इंडेक्स की बात हो रही है? एशिया पावर इंडेक्स, यानी कि एशिया में किसका कितना पावर है वो इसका एक इंडेक्स है, वो बताना है कि उसमें भारत का रैंक क्या है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो क्या है भारत का रैंक इसमें? वो है दोस्तों सी, तीसरे नंबर पे आ गया है भारत। एशिया में जो पावर है वो उसमें आ गया है ये थर्ड नंबर पे। देखिए इसमें आपको थर्ड नंबर तो पता है भारत का है, बट आपको पता होना चाहिए कि पहले पे कौन है और दूसरे पे कौन है। तो पहले पे नो डाउट यूएसए है और दूसरे पे कौन है? चीन है। और तीसरे पे आ गया है अपना प्यारा भारत, जो कि किसको पीछे किया है? तीसरे पे पहले कौन था? तीसरे पे पहले था जापान। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तीसरे नंबर पे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। एशिया पावर इंडेक्स ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है। तो इसके द्वारा ये एशिया पावर इंडेक्स लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इसमें भारत ने जापान को पीछे छोड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला कौन है? वो है यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा भारत। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में CSIRT पावर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा CSIRT पावर का उद्घाटन किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर दोस्तों ए, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। ये कौन है मनोहर लाल खट्टर जी? प्रेजेंट टाइम में ये दोस्तों इस समय है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, इनके द्वारा ही CSIRT पावर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए ये है क्या CSIRT पावर? ये दोस्तों जो नई दिल्ली में न्यू दिल्ली में जो बिजली क्षेत्र के लिए कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम होती है वो है ये CSIRT। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है? तो ये है बिजली क्षेत्र से संबंधित, बिजली क्षेत्र से संबंधित है ये। और इसका मेन काम क्या है कि जो कंप्यूटर सुरक्षा घटना होता है उसकी प्रतिक्रिया टीम है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? किस समुदाय की बात हो रही है? मनकीडिया समुदाय को किसने दिया है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा? सामने आपके ऑप्शन है, तो किसने दिया है दोस्तों? वो दिया है सी, उड़ीसा राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा। ये विशेष आदिवासी समूह क्या होता है? इनको इंग्लिश से बोलते हैं PVTG, मतलब कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि मतलब पिछड़ों में भी पिछड़ा, ऐसा होता है इसका मतलब, पिछड़ों में भी पिछड़ा समुदाय। तो मनकीडिया समुदाय को ये दर्जा किसने दिया है? उड़ीसा सरकार ने दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए ये जो जंगलों पे इनका जो आवास होता है, जंगल में इनका आवास है, इसको प्राप्त करने वाले ये 6वें नंबर के PVTG ग्रुप बन चुके हैं। यानी कि इनका अब जंगलों में आवास बनाना लीगल है। किनका? मनकीडिया समुदाय का, मतलब उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। और ये जो मनकीडिया समुदाय है ये, यानी कि ये जो आदिवासी समूह है, यह बिरहोर जनजाति का एक क्या है? अर्ध खानाबदोश वर्ग है। यानी कि मनकीडिया जो समुदाय है ये किस जनजाति से संबंधित है? ये बिरहोर जनजाति से संबंधित है। यानी कि बिरहोर जनजाति में जो अर्ध खानाबदोश होते हैं, यानी कि फुल्ली खानाबदोश नहीं है, कभी कभी ये चेंज करते रहते हैं अपना स्थान खाना के, मतलब भोजन की तलाश में। तो बस आपको सिंपली भाषा में बस यही जानना है यहाँ पे कि मनकीडिया समुदाय को PVTG का दर्जा दिया है उड़ीसा राज्य ने, जो कि किससे संबंधित है? किस जनजाति से? बिरहोर जनजाति से। बस इतना ही जानना है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रौद्योगिकी कंपनी इटूएटिव के साथ किस अस्पताल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? इटूएटिव के साथ। कौन सा अस्पताल है जो उसने साइन किया है? आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसने किया है दोस्तों? ए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि एम्स के द्वारा किया गया है। वो भी कौन सा एम्स? दिल्ली का एम्स। यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी, यानी कि रोबोटिक जो है, रोबोटिक सर्जरी के लिए नया प्रशिक्षण
के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर के। यानी कि ये लोग रोबोटिक सर्जरी के फील्ड में काम करेंगे, ये दोनों लोग, एम्स दिल्ली और प्रौद्योगिकी कंपनी E2A2। बस आपको ये जानना है कि एम्स के साथ हो रहा है, किस फील्ड में हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी के फील्ड में, बस इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। किसकी बात हो रही है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो किसने लिया है शपथ, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो किसने लिया है दोस्तों, बी डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या जी ने, इन्होंने लिया है नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ श्रीलंका के। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर पूछे कि डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, तो श्रीलंका की बनाई गई है। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये पहला नाम दिया हुआ है सिरिमावो भंडार नायके, तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला है। कौन, हरिनी अमर सूर्या जी। और इनसे पहले यानी कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, सिरिमावी भंडार नायके जी। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की। किस सन की बात है, ये 2000 की बात है। और इस समय 2024 में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका की, कौन, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में संस्कृति पर G7 मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। बताना है आपको कि संस्कृति पर, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति पर G7 मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुई है, ये हुई है दोस्तों, डी इटली में हुई है। कहाँ पे, इटली में। देखिए, इटली की बात हो रही है और संस्कृति पर G7 मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है 2024 में। तो ये तो अभी फ़िलहाल इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि 50वां G7 समिट कहाँ हुआ था। तो इस समय यानी कि 2024 का जो G7 समिट था वो 50वां समिट था। तो वो कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। तो वो कब हुआ था, ये हुआ था 13 से 15 जून को हुआ था। और इस समय सितंबर में क्या हो रहा है, संस्कृति पर G7 मंत्रियों की बैठक वहीं पे इटली में हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है इटली की, तो इटली हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रश्न बनता है यूरोप का भारत। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, तो वो किसको कहते हैं, इटली को कहते हैं। ये हमने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है लुसेंट ज्योग्राफी का, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है, तो इटली को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इटली में जो ये इटली जो देश है, ये यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। जैसे हमारे वहाँ भारत में यहाँ पे हिमालय है, वैसे ही इटली को अगर आप देखोगे तो इटली में यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। तो एक तो ये वजह हो गया। और दूसरा क्या वजह है इटली को कहने का यूरोप का भारत, दूसरा कि भारत अपना कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। वैसे ही इटली भी क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो ये दो मतलब मेन मतलब वजह है जो जिसकी वजह से इटली को क्या कहते हैं, यूरोप का भारत। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे ये बात हो रहा है G7 मीटिंग की। तो हमने देखा है कि कहाँ पे हुआ था, 2024 में इटली में हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2025 में कहाँ पे होगा ये, 2025 में मीटिंग। तो ये होगा दोस्तों, ये कहलाएगा 51वां, और ये होगा कनाडा में। 2024 में कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है इटली में, जो कि 50वें नंबर का था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो 2023 में हुआ था, जो 49वें नंबर का था, वो हुआ था जापान में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और G7 की बात हो रही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि G7 की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1975 में। और G7 में कौन कौन से देश हैं, G7 में दोस्तों, एक तो USA है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, फिर UK है, जापान है, इटली है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे G7 कंट्री में नो इंडिया नो चाइना, यानी कि यहाँ पे इंडिया भी नहीं है और चाइना भी नहीं है।
ये आपको पता होना चाहिए कि G7 कंट्री में USA है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, जापान है और इटली है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। बेसिक जानकारी आपको पता होना ही चाहिए। और यहाँ पे इटली में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? पो नदी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इटली की गंगा। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आपको देखना हो तो आप जाकर के वीडियो देखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट भी करिए, जो भी खुल करके जो आपके मन में आ रहा हो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।